back. Today we are going to start with chapter 12, linear programming. Linear it signifies that the degree of the variable is 1, that you will get the equations or the inequalities in degree 1. The maximum degree is 1. Programming is formatting a problem. If you have a real world, in real world there are many problems. Like you have solved in your classes, in your 6-7 classes, word problem, you say something, word problems. वहाँ पे आप क्या करते थे, इक्वेशंस बनाते थे, वेरिएबल लेते थे या तो एज का, ठीक है, कि रोहन की एज अब सोहन से 7 साल बड़ी है, वहाँ से आप इक्वेशन लिखते थे. फिर आप उन दोनों वेरिएबल्स में वहाँ से क्या आती थी, इक्वेशन आती थी, इक्वल लिखते थे बीच में. जैसे रोहन की एज मान लीजिए x है और सोहन की एज मान लीजिए y ईयर्स है, और हमने बोला कि रोहन की एज जो है वो सोहन से 7 साल ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हो, एक इक्वेशन मिल रही है आपको. ठीक है, या फिर और ये क्या मिल रही है, लीनियर इक्वेशन मिल रही है. हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे कि लीनियर हमें इक्वेशंस मिल सकती हैं या लीनियर इनइक्वालिटीज मिल सकती है. मतलब यहाँ पे बीच में इक्वल की जगह हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे पास हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं और 2 नंबर का जो सम है वो एटमोस्ट 7 हो सकता है. तो नंबर्स क्या क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है. तो यहाँ से एटमोस्ट मैंने बोला तो लेस देन इक्वल्स टू 7 हो सकता है. तो एक्स और वाई की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, नंबर बोला मैंने, नेचुरल नंबर बोला, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है. एक्स 1 हो सकता है तो वाई क्या होगा, 6 होगा. एक्स 2 होगा तो वाई क्या होगा, 5 होगा. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो ये हमने बोला. अगर हम रियल बोल देंगे तो पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो हर एक इनइक्वालिटी, सबसे पहले हमने ये भी सीखा कि इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट कैसे करते हैं. हमने सीखा है अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वल भी है, तो हम उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर सिर्फ लेस देन इक्वल है तो हम डैश्ड लाइन बनाते हैं. आपने ये देखा होगा कैसे बनाते हैं. हम इक्वालिटी रख के इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, हमारा ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = 7 लाइन मिल जाएगी. फिर हम ये चेक करते थे कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम 0 0 ओरिजिन की तरफ जाएंगे या ओरिजिन के अगेंस्ट अपोजिट साइड जाएंगे. तो हम शेडेड रीजन निकालते थे. ये सब हम कर चुके हैं पहले. ठीक है, इनइक्वालिटीज को प्लॉट कैसे करते हैं. तो अब ये कोई रियल लाइफ सिचुएशन है हमारे पास. ठीक है, उस सिचुएशन को पहले हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज करते हैं. ठीक है, उस सिचुएशन को प्रॉब्लम में चेंज करने के बाद हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग. और उसमें अगर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व है, इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज, यानी कि वेरिएबल्स की डिग्री 1 इन्वॉल्व है, तो हम इसलिए बोलेंगे लीनियर. तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ सपोज दैट आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं और आप बनाते क्या हो, आप बनाते हो चेयर और टेबल. आप बनाते हो चेयर और टेबल. ठीक है, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. आपको क्या करना है, आपके पास आपको प्रॉफिट अपना जो है उसको मैक्सिमाइज करना है. कोई भी फैक्ट्री ओनर क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो. तो आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा. आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, आपका ये एम होगा. ठीक है, आपके पास आपको ये बोला गया है कि आपको कुल
17 चीज़ें देनी है, या आप बोल सकते हो कि आपके पास सिर्फ 17 चीज़ें बनाने की ही कैपेसिटी है कि आप एक महीने में 17 चीज़ें बना सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चेयर्स कितनी बनाओगे और टेबल कितनी बनाओगे। ठीक है, इस हिसाब से चूज करोगे आप चेयर और टेबल कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगे और आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ से आप क्या एक प्रॉब्लम, ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशन मैंने बताई है, अब आप इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज करोगे। ठीक है, और फिर उसका सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एक होता है हमारा मेन एम, ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों है, उसकी मेन एम क्या है। तो इस फैक्ट्री ओनर की मेन एम क्या थी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन, यानी हम उसको जनरली कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम या तो मैक्सिमाइज करते हैं या क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। या तो उसको मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे पॉइंट्स पे, या फिर हम मिनिमम निकालते हैं कि ये इसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे। ठीक है, मिनिमाइज क्या करोगे आप, लॉस को मिनिमाइज करोगे और प्रॉफिट को क्या करोगे, मैक्सिमाइज करोगे, अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो तो। ठीक है, तो आपका एक मेन एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि जैसे कि आप अगर अपने न्यूट्रिशंस की बात करोगे, न्यूट्रिशियस डाइट की बात करोगे, ठीक है, बैलेंस डाइट की बात करोगे, तो आपको क्या करना है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं कम से कम दाम पे आप कॉस्ट मिनिमाइज करोगे, आपको बेहतर खाना मिले, सारे न्यूट्रिएंट्स वाला खाना मिल जाए। तो आपका एम क्या होगा, कॉस्ट मिनिमम रखनी है मुझे, लेकिन मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए अपने खाने में। ठीक है, तो ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशन होगी। आप इसको फॉर्मुलेट करोगे, फॉर्मुलेट करने के बाद आप इसका सोल्यूशन निकालोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट मिनिमम रखना है खाने का। ठीक है, अब कॉस्ट मिनिमम रखने के बाद आपके पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स कुछ मात्रा में चाहिए। मान लीजिए हमें हमारी बॉडी को 2 माइक्रोग्राम चाहिए डेली आयरन, तो आपका ये क्या होगी, रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्री की बात करूँ तो फैक्ट्री की एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो एक दिन में 2 चेयर ही बना सकती है। ठीक है, उसके पास एक ही वर्कर है और वो एक दिन में 2 चेयर बना सकता है, मान लीजिए। और या फिर उसके पास 2 वर्कर हैं जिसमें से एक चेयर बनाने में माहिर है, एक टेबल बनाने में माहिर है। तो चेयर वाला सिर्फ एक दिन में 1 चेयर बना पाता है, टेबल बनाने वाला 2 टेबल बना सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन होगी कि एक दिन में वो 1 ही बना सकता है और वो 2 बना सकता है। तो पर डे वो 3 आइटम बना सकता है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उस चीज़ को, किस चीज़ को, उसकी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसकी एंड फाइनली उसके किसको अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगी आपकी प्रॉब्लम में वेरिएबल्स पे। ठीक है, वेरिएबल सिंपली हम x, y, z जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप क्या करते हो, मैक्सिमाइज करते हो या मिनिमाइज करते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। मतलब अगर आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज की जगह एक वर्ड यूज करना चाहो तो ऑप्टिमाइज कर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे कुछ, मान लीजिए x, y, z का एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और आपके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, वो भी लीनियर होंगे, इनइक्वालिटीज होंगी, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई 3x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी कुछ, उसको आपको इस फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ओके।
अब ये प्रॉब्लम दे दी आपको, ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है बेसिकली। ये कॉन्स्ट्रेंट्स आपको पता चल गई है, ठीक है। इनइक्वालिटीज को मतलब लाइंस ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन को आप प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट करने के बाद आप मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये आई, ठीक है, एक लाइन ये आई, यहाँ से हमारे पास ये वाला रीजन आया है, रीजन आया, और इसका हमारे पास ये वाला रीजन आया, ठीक है। तो हमारा कॉमन एरिया ये हो गया, शेडेड रीजन। तो ये जो कॉमन रीजन जो बनेगा, कॉमन रीजन जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन जो मतलब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करेगा, हर एक कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा ये रीजन, ठीक है। अब ये रीजन क्या हो सकता है, ये बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। अब मान लीजिए यही मैं बनाऊं और इसका ये वाला रीजन आ जाए, ठीक है, और इस लाइन का भी, इस वाली लाइन का ये वाला रीजन आ जाए, ठीक है। तो कौन सा आया कॉमन रीजन, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अनबाउंडेड रीजन हो गया, अनबाउंडेड है, और ये क्या है, बाउंडेड है। तो फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। दोनों के केसेस में आप अलग अलग अप्रोच यूज कर सकते हो, स्लाइटली डिफरेंट, नॉट वेरी डिफरेंट। उसके बाद होता है फिजिबल सोल्यूशन। जो फिजिबल रीजन है, जैसे ये शेडेड रीजन है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट एक फिजिबल सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का हर एक पॉइंट इस प्रॉब्लम पे ये जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फिजिबल सोल्यूशन इज बेसिकली एवरी पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज अ फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल बेसिकली हम क्या ऑप्टिमाइज कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो ऑप्टिमाइज कर दे वो फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होगा। आई थिंक आई एम क्लियर। मैंने क्या बोला कि वो फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन मतलब इस शेडेड रीजन में से ही, इस शेडेड रीजन में से ही आप कोई पॉइंट उठाओगे, मान लीजिए ये पॉइंट उठाओगे, और ये पॉइंट हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो ये पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, और वो वैल्यू उस पर हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिबल रीजन आप निकालोगे पहले, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे फिजिबल सोल्यूशन होंगे, और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो उन फिजिबल सोल्यूशंस में से ही होंगे। वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिक मतलब एक ही पॉइंट यूनिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मेथड क्या यूज करते हैं। अब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिबल इस रीजन में कितने पॉइंट है, इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को रख के तो आप नहीं निकालोगे। तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या मेथड यूज करते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है, इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ ऑब्जर्व, हर एक वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, लीनियर है, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्लान ऑफ एक्शन है, प्रोग्रामिंग इज अ प्लान ऑफ एक्शन। तो करना क्या है, ये z दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मतलब z की वैल्यू मैक्सिमम जहां आएगी वो पॉइंट हमें निकालने हैं,
ठीक है, वो हमारे ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ओके, नाउ दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन हमारे पास ये हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट स्टेप इज, हमारा पहला स्टेप होगा कि हम सारी इक्वेशंस, ये इनइक्वालिटीज है, हम इनको इक्वेशंस लिखेंगे और प्लॉट करेंगे। अगर मैं x 0 रखूंगी तो y 50 हो जाएगा, y 0 रखूंगी तो x 50 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वल्स 50। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 x y। अगर मैं x 0 रखूंगी तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 90, और अगर मैं y 0 रखूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, 90 30, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ओके, देन वी हैव x is greater than equals to 0, so 1, this is first equation, this is second constraint, third constraint है x is greater than equals to 0, so हम इसको क्या लिखेंगे, x equals to 0। हमारी क्या आ गई, x is equals to 0 is by axis, okay, and y equals to 0 is, fourth one is y equals to 0, that is x axis। तो ये दिस मच कॉन्स्टेंट्स आर गिवन। तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पे ये सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगी। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि इनइक्वालिटीज के हिसाब से हमारा रीजन कौन सा आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ 0 0 0 रखूँ यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 is 0 and 0 is less than equals to 50. Is it true or false? It is true. So 0 0 satisfy this. So we will move towards the origin. ठीक है, and we are not going in these quadrants because हमें बोला है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, सो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। हमें बाकी क्वाड्रेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक ही शेड कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इन दीज रीजन्स। ओके, अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें तो इसने बोला 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे भी अगर मैं 0 0 रखूँ तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 90। ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू, सो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स ओरिजिन, सो दिस। Okay, so we got our region. This is the region. Common region is this one. Okay, so we are done with plotting all the constraints and finding the feasible region. What is it? It is called feasible region. Now we need to find optimal feasible solution. For that we will, हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट इसका 0 0, शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। ये पॉइंट क्या है, 0,50। ये पॉइंट क्या है, 30,0। Now this point we need to find out. ये हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैसे, क्या दिख रहा है आपको,
ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, राइट। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 50 माइनस वाई, सेकेंड वाली में पुट करेंगे, 3 इंटू 50 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, सो 150 माइनस 3y plus y equals to 90 minus 2y equals to minus 60, y equals to 30. So this point is y 30. So what is x? X is 20. This point is 20, 30. ठीक है. So we have got all the corner points of the shaded region. Now अच्छा, so there is a theorem which says that कोई भी feasible region अगर हमारे पास है तो उसका फंक्शन जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, उसके जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं, मतलब जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा, एक्सट्रीमम पॉइंट्स, एक्सट्रीम इंक्लूड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। उसके जो एक्सट्रीमम पॉइंट हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हो सकते हैं। This is the theorem which we are using in corner point method, ठीक है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें ये theorem हम यूज़ कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही हो सकते हैं, इसलिए हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए हैं। Now what we have to do next is we'll make a table, ठीक है, which includes corner point. So we are going to write all the corner points. Okay, so first corner point let us write 0 0, second corner point 30 comma 0, third corner point 0 comma 50 and 20 comma 30. And we are going to calculate value of z at each corner point, okay. So z is 4x plus y, z is 4x plus y. तो अगर 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा, अगर मैं x की जगह 30 रखूँगी तो 120 आ जाएगा, अगर मैं y की जगह 50 रखूँगी तो 50 ही आएगा, और अगर मैं 20 और 30 रखूँगी, x की जगह 20 और y की जगह 30 रखूँगी तो 80 प्लस 30 110 आएगा, राइट। तो अब हमारे पास आप देख सकते हो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है हमें, वी विल स्पोर्ट द मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे दिख रही है हमें, पॉइंट 30,0 पे दिख रही है, 30,0 पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सोल्यूशन आएगा जहाँ पे हमारी z की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होगी 30,0 पे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपकी मैक्सिमम 2 जगह करें, यानी कि 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए 30,0 लिया हमने और 0,40 पे सेम वैल्यू दे रहा है फंक्शन, तो उन 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी उस पे भी वो z की वैल्यू सेम वही आएगी जो 30,0 और 0,50 पे आ रही है। और हमारे पास उस केस में जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन, दोनों ही ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उस केस में, ठीक है। तो ये हमारा कब था कि यहाँ पे हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन है वो क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। व्हाट इफ
अगर हमारा फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है तो उस केस में आप सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। तो आप कैसे करोगे सॉल्व? सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन क्विकली. So this is question number 2. So we have to minimize a problem. ठीक है, z हमें गिवन है -50 x plus 20 y. कॉन्स्टेंट्स हमें ये सारी गिवन है. लेट अस क्विकली प्लॉट देम. सो x y, so 2x minus y equals to -5. So if I put y equals to 0, so x is equals to -5 by 2. If y is 0, x is 0, then y is 5. Okay, so do we have this line? 5 by 2, right? 2.5. Let us do one next equation. 3x plus y equals to 3xy. If x is 0, then y is a 3. If y is 0, then x is 1, right? So 0 comma 3, this one, and 1 comma 0. So this is 3x plus y equals to 3, right? Okay, so the -5 comma 2, so 1 2.5 comma 0 and 0 comma 5, 1 2 3 4 5. So this line is 2x minus y equals to -5, right? Let us plot the next one. 2x minus 3y equals to 12. So we have x y. If I go y is 0, so x is 6, x is 0, then y is -4, correct? So 6 comma 0, 6 comma 0 and -4 comma 0. So this line is 2x minus 3y equals to 12. So we have plot all the constraints, I guess, and x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0 implies we are in first quadrant. We don't have to go in second, third, fourth quadrants. Okay, now let us see हमें कहाँ जाना है. So in first equation we have in first equation we have 2x minus y is greater than equals to -5. So if I put 0 0, then 0 is greater than equals to -5. It's false. So we are not going towards origin, we are going away from origin. Where is this one? Sorry, my bad. 0 is greater than -5. -5 is negative value, so we are going towards origin. So we'll be like this. Okay, then next is 3x plus y is greater than equals to 3. So if I put 0 0, 0 is greater than equals to 3. So that's wrong, right? So we are going away from origin. 0 0 does not satisfy this. Okay, this line. So we are going this side. Correct. Then next we have 2x minus 3y is less than equals to 12. So if I put 0 comma 0 in this, so I have 0 is less than equals to 12, so it's true. It is false. It is true. So it's true, right? So we are going towards the origin. So where is the line? This one. So we will be like this.
So do we get our area? Yes. What is the area? Let us highlight the area in first quadrant, right? So ignores the other quadrants. So we have this यहाँ से ऐसे से this is our feasible region. Okay, so now this is our shaded region. Let me write this feasible region. Again, what we are going to do is we are going to find out all the corner points and are again going to make a table showing the corner points, and then we will calculate the value of z on that points at that points. So let us do that. So what is this point? This was the equation 3x plus y equals, so this is 1, 0, right? So let me write 1, 0. This is 0, 3. What is this one? This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. Then what is this one? This line is 2x minus 1, y is equals to minus 5, 0, 5. So these are the corner points we have. Now calculate value of z on these points. So let me write z again, minus 50 x minus 50x plus 20y. Okay, so if I write if I put 1, 0, then I have minus 50. अगर 0, 3 रखेंगे तो 60. अगर 6, 0 रखेंगे तो माइनस 300. अगर 0, 5 रखेंगे तो 100. So what is the maximum? What do we have to do? We have to minimize. We have to minimize. So what is the minimum value? This one. This is the minimum value. Minus 300 is the minimum value. But what is this? हमारे पास यहाँ पे क्या है? अनबाउंडेड रीजन है. सो इट कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी. कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है. तो यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए कि ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और 60 एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट what we are going to do is we are going to plot the line minus 50x plus 20y is equals to the minimum value, that is minus 300. ये लाइन हम प्लॉट करेंगे. तो हम अगर 0, 0 कैंसिल कर देते हैं तो वी हैव माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30. सो लेट अस प्लॉट दिस लाइन. If I put x 0, then y is 15, and if y is 0, then x is minus plus 6. So 0, 15, okay, and 6, 0, 6, 0, and 0. Here is minus 50. So this is the line. This line represent minus 5x plus 2y
इक्वल्स टू -30। ठीक है, तो ये हम लाइन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने क्या बोला कि -300 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि z की वैल्यू -300 से हमेशा ज्यादा है, -300 से हमेशा ज्यादा है z की वैल्यू कोई भी x y के लिए, तभी ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू है z की, मिनिमम वैल्यू है z की, क्योंकि z जो है वो वैल्यू ले रहा है हमेशा -300 से ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी ये ले लूं तो ये जो प्लॉट करेगा रीजन और यहाँ पे हमारा जो फिजिबल रीजन है उसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमन पॉइंट आ रहा है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं है और हम वो निकाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि हमारा रीजन कौन सा आ रहा है ऐसा करने से। अब तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 रखूँ तो 0 is less than equals to -30, so it is false, so it will not go towards origin, we are going away from origin, so this is the region, and feasible region and this region have common points। ठीक है, इसके और इसके क्या आ रहे हैं, हमारे पास कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन से वाले आ रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ये बोलेंगे कि इस जो प्रॉब्लम है हमारी, इसका कोई ऑप्टिमल मिनिमल सॉल्यूशन नहीं है, मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने किस केस में बताया, मिनिमम जब आपसे पूछा है। तो यही अगर आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमाइज करना है आपको z को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 100। ठीक है, कहाँ आ रही है, 0,5 पे आ रही है। तो सेम चीज़ हम दोबारा करेंगे। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, -50x + 20y इक्वल्स टू 100 प्लॉट करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, -5x + 2y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। x और y रखेंगे ना, इफ x is 0 then y is 5, if y is 0 then x is -2, right? 0,5 right, and -2,0. So this is the line. What is that, -5x + 2y equals to 10. Okay, ठीक है। अब हम क्या करें, मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू जो है वो हमेशा इससे कम रह रही है, क्योंकि 100 मैक्सिमम वैल्यू है जो z अटेन कर रहा है, तभी ये मैक्सिमम पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, तभी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा ना जब z की वैल्यू जो है मैक्सिमम आए इस पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम आए मतलब z की वैल्यू 100 आ रही है इस पॉइंट पे, तो 100 जो वैल्यू है z की वो मैक्सिमम है। तो मतलब z की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रही है, 100 से कम रह रही है या 100 के इक्वल आ रही है, यही मतलब हुआ अगर 100 मैक्सिमम हुई तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम -5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, सॉरी 10, क्योंकि हमने 10 फैक्टर कॉमन लिया है। तो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो इस इनइक्वालिटी का और जो हमारा शेडेड रीजन है, फिजिबल रीजन है, उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 100 मैक्सिमम वैल्यू है तो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ 0 0 रखूँ तो क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम 0 के तरफ नहीं जाएंगे, फॉल्स है ना, 0 वैल्यू आएगी, फॉल्स है।
तो हम ज़ीरो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे। तो अगर हम अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे तो हमें हमारा कौन सा रीजन आएगा? अगर हम अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएंगे तो हमारा ये वाला रीजन आएगा। तो क्या ये हमारा किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसके साथ, हमारा फिजिबल रीजन के साथ? नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप इसमें क्या बोलोगे? अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन आ रहा है तो अनबाउंडेड रीजन के केस में आप को एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको एक इक्वेशन, एक लाइन और प्लॉट करनी पड़ेगी। और वो क्या करोगे आप? z इज इक्वल्स टू वो जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप प्लॉट करोगे। और आप अगर आपको मैक्सिमम प्रूव करना, मैक्सिमाइज करना है z को, तो आप क्या करोगे? z ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो वैल्यू रखोगे। उसका और उसका कोई इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर मिनिमाइज z बोला है, मिनिमाइज z बोला है, तो आप ये इनइक्वालिटी यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आप जो भी है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू वो रख के आप ये इक्वेशन और प्लॉट करके देखोगे। और इनका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं आनी चाहिए इसमें, तो आपके पास सोल्यूशन है। अगर आपको कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं तो आपके पास सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अनबाउंडेड के केस में आपके पास ये काम और बढ़ जाता है। एक बात और ध्यान देने की है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, इक्वालिटी नहीं आएगी, इसलिए हमने डैश्ड लाइन भी बनाई है। ध्यान दिया आपने, हमने डैश्ड लाइन बनाई है ऊपर, ठीक है। तो इस जब आप ये वाली लाइन प्लॉट करोगे z वाली, तो इस केस में इनइक्वालिटी नहीं है, ओके। ठीक है, ओके। So let us now start with the type of linear programming problems. So there are 3 different types of linear programming problems: diet problem, manufacturing problem, and transportation problem that are in your syllabus. There are many more. About linear programming, we have done in the previous video कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, अगर हमें कोई गिवन है तो, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, बट आई एम गोइंग टू गिव you a brief introduction about the problem, how to formulate the problem, what are the constraints, what is the solution that you are going to maximize or minimize, that is the what is the objective function। तो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आएंगी, प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेथड आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद डाइट प्रॉब्लम। सो डाइट प्रॉब्लम एज नाम से हमें पता चलता है कि डाइट से रिलेटेड है, कि आप अब हर कोई इंसान है, उसको आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, अभी उसको दूध भी पीना है, उसको रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है। तो कितने अमाउंट में कितना पोर्शन ले किसी भी फूड का कि उसकी सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। मान लीजिए वो चावल कितना खाए, दाल कितना खाए अपने खाने में, अंडे कितने ले, दूध कितना पिए, कि उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि उसकी बॉडी की जो आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, इन सब की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है आज की लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, अफोर्डेबिलिटी,
कि आप उस फूड को अफोर्ड कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अब कोई बादाम खा के अपनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बादाम काजू खा के अपनी न्यूट्रिशंस कंप्लीट कर रहा है, कोई नहीं खरीद सकता है। तो आप इन प्रॉब्लम्स में आपकी एम क्या होती है, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमाइज करना कॉस्ट ऑफ फूड की कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो। आप कम कॉस्ट फूड ले रहे हो, फूड का कॉस्ट कम करेंगे हम, और उस फूड से हमारी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक फूड 1 है, एक फूड 2 है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मिल्क ले सकते हो, उसकी आपको आयरन आपको पता है उसमें कितना है, कैल्शियम लिख लिया, विटामिन लिख लिया, प्रोटीन लिख लिया, दे रखा होगा आपको, ये प्रॉब्लम दे रखी होगी कंप्लीट कि आपके पास एक फूड 1 है, एक फूड 2 है, उसमें इतना आयरन है, इतना कैल्शियम है, फूड 1 में, फूड 2 में इतना आयरन है, फूड 2 में इतना कैल्शियम है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपको फूड 1 कितना ख़रीदना चाहिए, फूड 2 कितना ख़रीदना चाहिए। अगर आपको एक दिन में कम से कम 7 माइक्रोग्राम आयरन चाहिए, कम से कम 2 माइक्रोग्राम कैल्शियम चाहिए, 2 यूनिट कैल्शियम चाहिए। ठीक है, यूनिट बोले तो कुछ भी हो सकते हैं, ग्राम्स हो सकते हैं, माइक्रोग्राम हो सकते हैं, किलोग्राम हो सकती है, तो हम यूनिट्स में बात करेंगे यहाँ पे, विल नॉट गो इनटू ग्राम्स, किलोग्राम एंड माइक्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको फूड के बारे में दे रखा होगा कि इसमें इतना आयरन है, इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना प्रोटीन है। फूड 2 के बारे में दे रखा होगा कि इसमें इतना आयरन, इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना प्रोटीन है। फिर आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखी होंगी कि आपको एटलीस्ट 7 यूनिट खाना है, चाहिए आपके शरीर को इतना खाना है। तो एटलीस्ट अगर बोल दे मतलब कम से कम 7 तो खाना ही है, 7 से ज़्यादा भी खा सकते हो, तो आप ये साइन लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी इक्वलिटी होगी। मान लीजिए आपने फूड 1 x यूनिट लिया है, फूड 2 आपने y यूनिट लिया है, और फूड 1 में आयरन 2 यूनिट है, इसमें 3 यूनिट है, तो आपकी इक्वलिटी से हो जाएगी 2x + 3y। एटलीस्ट आपको 7 चाहिए, तो दिस इज़ द कॉन्स्टेंट, ये आपका कॉन्स्टेंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको रिक्वायरमेंट्स दी होगी। रिक्वायरमेंट्स में और क्या लिखा हो सकता है, एटमोस्ट आपको 25 kgs चाहिए। अगर एटमोस्ट लिख दिया तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम इतना चाहिए, इतना या इससे कम, तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए एटमोस्ट 12 चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था कॉस्ट को, तो कॉस्ट भी दिया होना चाहिए। तो हमें फूड 1 की 1 यूनिट का कॉस्ट दिया होगा, फूड 2 की 1 यूनिट का कॉस्ट दिया होगा, वहाँ से आप इनका यूज़ करके 40x + 30y, मान लीजिए x यूनिट हमने फूड 1 लिया और y यूनिट फूड 2 लिया है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, जिसको हमें मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, यहीं पे डाइट प्रॉब्लम, डाइट सिर्फ हमें थोड़ी चाहिए, डाइट किसे चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, उन्हें भी नाइट्रोजन पोटेशियम चाहिए होता, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं। तो एक फर्टिलाइज़र अगर आपको दे दिया, मान लीजिए एक फर्टिलाइज़र P है, एक फर्टिलाइज़र हमारा Q है, P में इतना नाइट्रोजन है, इतना पोटेशियम है, इतना कैल्शियम है, इसमें इतना पोटेशियम, इतना नाइट्रोजन, इतना कैल्शियम है। अब हम इसकी कितनी यूनिट खरीदें, इसकी P की कितनी यूनिट खरीदें, Q की कितनी यूनिट खरीदें कि कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट कम से कम हो लगे हमें, हमारा खर्चा कम से कम हो, लेकिन हमारे जो खेत में ज़रूरत है, पौधों की जो भी ज़रूरत है, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस, इनकी जो कमी है हमारे खेत में वो पूरी हो सके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, NPK, इनकी कमी जो हमारे खेत में वो पूरी हो सके। तो ये भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो, इससे भी आपके कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, कि फर्टिलाइज़र P का आपको कॉस्ट दे रखा होगा, फर्टिलाइज़र Q का आपको कॉस्ट दे रखा होगा, इसकी x यूनिट्स मान लेंगे, इसकी y यूनिट्स मान लेंगे। मान लीजिए इसका 600 रुपये दे रखा है और इसका 400 रुपये दे रखा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा और नीचे से हमारी कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। तो आपको अगर कोई भी टेबल प्रॉब्लम दे रखी है तो आप उसे पहले एक टेबल फॉर्मुलेट कर लीजिए, ताकि आपका जो इक्वेशंस बनानी है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, कॉन्स्ट्रेंट्स आ गई, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे x आप यूनिट ले रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हो फूड 1 की, या फूड 1 आपने कितना लिया है,
तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। वाई भी जो हमेशा है ज़ीरो हो सकता है या ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो हमेशा हम कहाँ रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये हमारी हो गया डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो अब आप क्या बन जाइए, अब आप बन जाइए एक एंटरप्रेन्योर, राइट। आप फैक्ट्री ओनर बन जाइए आप, ठीक है। आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑर्डर आया है किसी का कि आपको ये चीज़ बनानी है, आपको डॉल बनानी है, ठीक है। तो डॉल के आपको बाल बनवाने हैं, उसकी ड्रेस बनवानी है, पहले उसकी प्लास्टिक की बॉडी बनवानी है। तो इन सब के लिए अलग अलग टाइम लगेगा। प्लास्टिक की बॉडी बनानी है आपको, मशीन से बनेगी तो मशीन कितने घंटे के लिए काम कर सकती है। एक डॉल बनाने के लिए मशीन को कितना काम करना पड़ेगा, कितनी देर में बनाती है वो एक डॉल। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आपकी दे रखी होंगी। आपके पास 500 डॉल्स का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कहाँ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अब आप फैक्ट्री चला रहे हो एक, आपका मेन एम क्या होगा, पैसा छापना। आपका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है। कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना आपका फ़ायदा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हम जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। आप एक डॉल बना रहे हो और आप एक बना रहे हो, सॉफ्ट टॉय बना रहे हो आप कोई, ठीक है। दोनों को बनाने के में मतलब डॉल को बनाते हो अगर आप, तो आपको 200 रुपये का फ़ायदा पड़ता है। अगर आप कोई सॉफ्ट टॉय बनाते हो कोई और, तो आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एक पे। तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे हमने मॉडल ए लिखा, मॉडल बी लिखा कि डॉल को बनाने में, फिनिशिंग करने में कितना टाइम लगा, उसकी आँखें बनाने में, आई लैशेस बनाने में, फिनिशिंग करने में, पैकेजिंग करने में कितना टाइम लगा, मशीन से बनाने में उसको कितना टाइम लगा। इन सब के ऊपर एक यहाँ पे तो क्या होगी, मॉडल ए को फैब्रिकेटिंग का कितना टाइम लग रहा है, फिनिशिंग में कितना टाइम लग रहा है, पैकेजिंग में एक मॉडल की कितना टाइम लग रहा है, मशीन मॉडल ए में मशीन कितनी की ज़रूरत है। फिर आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, एक घंटे में आप लेबर से कितना काम करा सकते हो, 8 घंटे। अब फैक्ट्री रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे आपको, फैक्ट्री लॉस। तो उसमें क्या है, 8 घंटे काम कर सकता है मैक्सिमम एक लेबर, ठीक है। तो आपके पास अवेलेबिलिटी यहाँ पे आएगी कि आप के पास मैक्सिमम 20 घंटे हैं, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 50 घंटे हैं, आपके पास एटलीस्ट 4 घंटे हैं। तो इस तरह अलग अलग यहाँ पे अवेलेबिलिटी आएगी। मॉडल ए की ज़रूरत है कि उसके एक यूनिट बनाने के लिए आपको 2 घंटे फिनिशिंग में लगेंगे। मान लीजिए एक डॉल बना रहे हैं हम, उसकी जो बारीकियाँ हैं, आई लैशेस बना रहे हैं, ठीक है, उसके नोज पिन पहनानी है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसके हेयर डाल रहे हैं उसके सिर में, ठीक है। तो इन सब फिनिशिंग में या फैब्रिकेटिंग में उसको 2 घंटे लग रहे हैं एक डॉल की, ठीक है। तो अगर एक आदमी काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितनी बना पाएगा, 4 बना लेगा। तो ये यहाँ पे मॉडल ए की रिक्वायरमेंट आएगी कि उसको 2 घंटे पैकेजिंग में लगेंगे, 1 घंटा फिनिशिंग में लगेगा, ये सब। और यहाँ पे मॉडल बी क्या आएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवेलेबिलिटी लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कि 200 रुपये हम डॉल पे कमा रहे हैं और 400 रुपये हम एक सॉफ्ट टॉय पे कमा रहे हैं। तो अगर हमने x डॉल्स बेच दी और y सॉफ्ट टॉय बेच दी तो 200x प्लस 400 y हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि मॉडल ए, एक यूनिट ऑफ मॉडल ए का प्राइस कितना है, 1000 रुपये। 1 यूनिट ऑफ मॉडल बी का प्राइस है 600 रुपये, 600 रुपीज़। तो हमारा हो जाएगा 1000 इंटू एक्स प्लस 600 इंटू वाई। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, यहाँ से हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली डाइट प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे भी x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x और y क्या है,
यूनिट है ना, नंबर ऑफ यूनिट, कि मॉडल ए की कितनी क्वांटिटी 10 बनाए हैं, 10 मॉडल ए टाइप के बनाए हैं हमने, या मॉडल बी टाइप के 10 आइटम बनाए, मॉडल ए 10 आइटम बनाए, तो इस तरह नंबर होगा वो कुछ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसमें आपको थोड़ा और आपको एक टेबल गिवन होती है। अच्छा, अब आपने बना लिया, ठीक है, आप फैक्ट्री ओनर थे, आपने सब बना लिया चीज़ें। अब बनाने के बाद भी आपका कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ पैसे लगते हैं। किसमें? आपको वो बना के और भेजना है, मॉल्स तक भेजना है या किसी शॉप पे भेजना है। तो मान लीजिए आपने आपकी जो फैक्ट्री है वो है कहीं, मान लीजिए जलंधर में, आपकी दुकान है आगरा में, तो आपको जलंधर से आगरा भेजने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। आपकी दूसरी दुकान है दिल्ली में, तो आपको जलंधर से दिल्ली भेजना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग होंगे। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपका क्या एम होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, फैक्ट्री से उसकी जो डिस्पर्समेंट के लिए, ठीक है, चीज़ों को जहाँ से ख़रीदा बेचा जा सकता है शॉप तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है उसको मिनिमाइज करना हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा इनका भी हमें। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आपको, जैसे डाइट प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड्स में लिखी होंगी कि फूड 1 है, उसमें इतना ग्राम प्रोटीन है, इतना ग्राम आयरन है, इतना ग्राम कैल्शियम है, और फिर आपको फूड 2 के बारे में लिखा होगा, फिर आपको लिखा होगा कि आपको इतना ग्राम 8 ग्राम आपको लगभग एक दिन में आयरन चाहिए, या इतना ग्राम आपको कैल्शियम चाहिए, या इतना ग्राम आपको एक दिन में पोटेशियम चाहिए, जो भी है, पोटेशियम नहीं प्रोटीन चाहिए। तो ये सब आपको वर्ड्स में लिखा होगा, आपको वहाँ से इंटरप्रेट करके ये टेबल बनानी पड़ेगी खुद से, और फिर यहाँ से आपके कॉन्स्टेंट्स और जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। नाउ let's talk about transportation problem. So in transportation problem there will be a table given like this. मान लीजिए ये हमारी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री P, फैक्ट्री Q, और ये हमारे डिपोज हैं जहाँ पे हमें चीज़ें पहुँचानी है, जहाँ पे ज़रूरत है, हमारे सामान की डिमांड है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि P से आपको P से आपको A पे पहुंचानी है चीज़, तो उसके लिए आपको 160 रुपये लग रहे हैं एक यूनिट पहुंचाने के। P से अगर आपको B पहुंचाना है तो आपको 100 रुपये लग रहे हैं एक चीज़ पहुंचाने के, ठीक है। तो ये अमाउंट कॉस्ट बता रहा है। Q से A जाने के लिए आपको 100 रुपये लग रहे हैं, Q से B जाने के लिए 120 लग रहे हैं, Q से C जाने के लिए आपको 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कॉस्ट बता रहा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक यूनिट को कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। रुपीज़ में इसने दिया है ये, तो ₹160, ठीक। उसके बाद आपको दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, फैक्ट्री की कैपेसिटी दी होगी कि ये फैक्ट्री एक दिन में 20 ही आइटम बना सकती है। फैक्ट्री Q एक दिन में 40 आइटम ही बना सकती है। तो फैक्ट्री से क्या दी होगी, कैपेसिटी दी होगी कि ये इतना ही सप्लाई कर सकती हैं। डिपोज की आपको डिमांड दी होगी कि A डिपो पे 6 आइटम्स की ज़रूरत है, B डिपो पे 10 आइटम्स की डिमांड है, C डिपो पे 2 आइटम्स की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो वो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि P को मान लीजिए 2 ही बना सकती है, ये 5 बना सकती है, इसको 1 की ज़रूरत है, इसको 4 की ज़रूरत है, इसको 3 की ज़रूरत है, ठीक है। वो यहाँ लिख लीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट्स चाहिए और ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए।
अब हमें मान के चलेंगे कि P ने A को X वेरिएबल, हमारा फर्स्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड, P ने A को X यूनिट्स भेजी हैं, ठीक है, और P ने B को Y यूनिट्स भेजी हैं। अब A की डिमांड थी, A की कुछ डिमांड होगी, हम उसको कैपिटल A से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A की कुछ डिमांड होगी, मान लीजिए कैपिटल A, X यूनिट्स तो इसने भेज दी, तो उसको कितने की बच गई, उसको A माइनस X यूनिट्स और चाहिए, वो कहाँ से मंगाएगा, Q से मंगाएगा, ठीक है। अब B को B यूनिट्स चाहिए थी, Y तो P ने भेज दी, तो और कितनी चाहिए, B माइनस Y, तो वो कहाँ से मंगाएगा, Q से मंगाएगा। तो इस तरह हमने ये चार मिल गई हमें। अब P के पास कैपेसिटी है कि ये तो एक दिन में 20 ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो X तो इसने A को भेज दी, Y इसने B को भेज दी, तो इसके पास कितनी बचेंगी, मान लीजिए कैपेसिटी को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P माइनस X माइनस Y इतनी बची, वो इसने C को भेज दी, ठीक है। अब C के पास इतनी तो आ गई, उसको जितनी चाहिए थी C चाहिए थी, C में से इतनी माइनस करके वो उसने Q से मंगा ली। तो यहाँ से हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। ये कैसे आई, ये आपको समझ आ गया। अब एक बात बताइए, ये इसको यूनिट्स भेज रहा है तो वो पॉजिटिव होंगी, 1 भेजेगा, 2 भेजेगा, 3 भेजेगा, 4 भेजेगा, -1 भेज देगा क्या, नहीं भेज सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसे ही P ने C को भेजा है कुछ, तो क्या -½ भेज देगा, नहीं भेज सकता, तो क्या करेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हर एक। तो हमारे यहाँ से क्या बन गई, 6 कॉन्स्टेंट्स आ गई है, ठीक है। तो 6 कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, c माइनस p प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, p माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात बची ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो P से A हमने X यूनिट्स भेजी हैं, और P से A 1 यूनिट भेजने का कॉस्ट 160 रुपीज़ है, तो X यूनिट भेजने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 160 इंटू एक्स। P से B हमने Y यूनिट्स भेजी हैं, और एक यूनिट को भेजने का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो 100 इंटू वाई, ठीक है। P से C हमने P माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट्स भेजी हैं, और एक यूनिट को भेजने का कॉस्ट है 150 रुपीज़, सो 150 इंटू P माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसे ही हम ये वाले भी सब जोड़ेंगे, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, जिसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। देन यू विल प्लॉट ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स, देन यू आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, देन यू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, then you get the value of z on those corner points, then you will be able to get the minimum value and maximum value. You have to apply the corner point method that we have discussed in the previous video. Okay, that's it for today. Thank you.